नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। सियासत की धमक सत्ता के गलियारों से गुजरकर ही ज्यादा गूंजती है, इसलिए दमदारी के साथ सियासत करने वाले सत्ता के गलियारों में अपना दम दिखाने की कोशिश अवश्य करते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय यही हो रहा है। देश की सियासत के नामचीन चेहरे कहे जाने वाले कमलनाथ प्रदेश की सियासत में धमक बनाने के लिए सत्ता के केंद्र पर हमला कर रहे हैं। उन्हें सीएम की कुर्सी से हटे 32 महीने हो चुके हैं। अब तो वे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका अंदाज नहीं बदल रहा है। उन्होंने प्रदेश के जिला कलेक्टरों और पुलिस कप्तानों को चिट्ठी लिखकर सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। सरकार को उनका यही सियासी अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और वह कमलनाथ पर हमलावर हो गई है। इसके चलते प्रशासन पर प्रेशर पॉलिटिक्स का एक नया गेम शुरू हो गया है। इसी पर देखिए आज की हमारी ये खास पेशकश। मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन उसके पहले ही मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक और सियासी पारा फिलहाल गर्म होता नजर आ रहा है और सियासी पारे को और आज देने का काम किया है मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और एसपी को लिखे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पत्र ने। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ ने कलेक्टर्स एसपी को पत्र लिखकर सियासी द्वंद्व छेड़ दिया है। दरअसल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा है कि खास तौर से गरीब बस्तियों, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों और अल्पसंख्यक क्षेत्र के मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र से दूर मतदान केंद्र आवंटित करने का दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो मतदान ही न कर सके। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अनाधिकृत रूप से अनुचित लाभ प्राप्त करने का षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी कलेक्टरों को पत्र लिखकर चेताया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम विरुद्ध काम किया तो उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कराया जाएगा। कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्हें जानकारी प्राप्त हुई है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा गया है कि जानबूझकर मतदान केंद्रों को संवेदनशील केंद्र की सूची में डाला जाए। साथ ही जिन क्षेत्रों में बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं होता, ऐसे मतदाताओं को षड्यंत्र के तहत दूर मतदान केंद्रों पर शिफ्ट किया जाए। जो भी अधिकारी इस तरह के राजनीतिक दबाव में काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, न्यायालय में जाएगी। कमलनाथ के पत्र के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों का जवाब दिया है। सीएम ने अपने बयान में कहा है कि कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया सुबह सुबह उड़ जाती है, समझ नहीं आ रहा उन्हें क्या हो गया है। कलेक्टर्स एसपी को खत लिख रहे हैं। सीएम ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए गाना भी गुनगुनाया, कागज कलम दबात ला लिख दूं, दिल तेरे नाम करूं। सीएम ने कहा, आखिर कमलनाथ किसको धमका रहे हैं? लोकतंत्र में सबका सम्मान है, लेकिन कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया सवेरे सवेरे उड़ जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता उन्हें हो क्या गया है। देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है। किसको धमका रहे हो? या कहीं ऑनलाइन ऑर्डर की स्थिति पैदा करेगा, अराजकता फैलाएगा, भ्रम फैलाएगा, अनैतिकता के काम करेगा, तो कानून इसलिए है और कानून अपना काम करता है। बहरहाल कमलनाथ बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई सरकारी मशीनरी सरकार के दबाव में काम कर रही है या फिर कमलनाथ का अफसरों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक संजर जी, कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत जी और वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे। आप बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं, इस समय हमारे साथ आलोक संजर जी। आपको आवाज आ रही है? जी नमस्कार। नमस्कार आलोक जी, ये बताएं कि इस तरह के जो पत्र कमलनाथ लिख रहे हैं बीजेपी की, क्या आज जिस तरह शिवराज जी ने भी कहा कि भाई उनको काफी दिक्कत है इस तरह से। जी आलोक जी। बहुत आवाज। आलोक जी, आपको आवाज आ रही है? लगता है
उनको आवाज नहीं आ रही है। सिद्धार्थ जी आपके पास चलते हैं। सिद्धार्थ जी, कमलनाथ जी ने पत्र लिखा, आपने पूरी रिपोर्ट भी देखी, मकसद क्या है इस पत्र को लिखने का? देखिए अमित जी, ये साफ है, आपने विगत 8 माह के अंदर देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या नहीं किया, लोकतंत्र की किस प्रकार से धज्जियां उड़ाई, पुलिस पैसा प्रशासन की दम पे। आपने उदाहरण देखा होगा अभी 3-4 माह पूर्व भोपाल के अंदर किस प्रकार से हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, जो सरपंच चुने गए थे, किस प्रकार से रातों रात उनको अगवा कर लिया गया, उनके घरों के बाहर बुलडोजर और मशीनें उनके लगा दी गई उनके मकान तोड़ने के लिए, किस प्रकार से डरा धमका के इधर धक्का मुक्की कर रहे हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी के साथ। आप पूरे प्रदेश में देखिए, जो कांग्रेस को एक जो बहुमत मिला था, जो जनता द्वारा उनको चुन के जो जिता के भेजा था, किस प्रकार से पुलिस पैसा प्रशासन का दुरुपयोग किया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया। तो अभी भी आप देखिए जो सूचियां बन रही हैं उसके में व्यापक पैमाने से अगर आप देखा जाए तो उसमें बहुत सारी कमियां और गड़बड़ियां की जा रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेताओं उसमें सम्मिलित हैं। तो ये बात जब मालूम चली माननीय कमलनाथ जी को, तो ये बात से आगे उनको चेताया गया है कि अगर ऐसा कोई भी काम किया गया तो अभी आज के बाद कल भी आएगा, परसों भी आएगा, और परसों होगा वो कांग्रेस का होगा आने वाले 23 में। आप देखिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता उतारू बैठी हुई है एकदम भारतीय जनता पार्टी को तख्त से उतारने के लिए। उसके बाद सीधे सीधे प्रशासन में जो भी गड़बड़ियां करेगा उसको बाकायदा कमलनाथ जी ने टोल फ्री नंबर भी उसमें एक हम लोगों ने वायरल किया है पूरे प्रदेश के लेवल पे, और खास करके कार्यकर्ता। अभी आप देखिए 7,832 कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करी है, जो कार्यकर्ताओं ने जिस जिस बूथ पे जाके इनका मुखर होके और इनसे लड़ाई लड़ी है और इनको फर्जीवाड़ा करने से रोका है, तो वहां पे प्रशासन ने उन पर कार्रवाई की है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, आपकी बिल्कुल बात सुनिए कि किस तरह से कमलनाथ जी ने ये पत्र जिस तरह से लिखा है, इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा पत्र लिखा नहीं, इसलिए चर्चा का विषय है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले आलोक संजर जी हमारे साथ जुड़े हुए। आलोक जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आलोक जी, सवाल यह है कि शिवराज जी ने कहा, आज जिस तरह से मीडिया में कहा कि कमलनाथ जी ने जो पत्र लिखा है वो उनको नहीं लिखना चाहिए, वो धमका रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वास्तव में जब कोई सत्ता के प्रति बहुत ललायित हो तो वो कर्तव्य को भी भूलता है और हताशा की स्थिति में आ जाता है। जब हताशा की स्थिति में आ जाए तो फिर वो इस तरह के अनर्गल प्रलाप भी करते हैं और पत्र भी लिखते हैं जी। अपने लोगों को समझाने का, अपने संगठन को मजबूत करने का काम कांग्रेस को करना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नंबर कम ना हो जाए, हमारे नंबर बढ़ जाए। कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं, हम रोज ही देख रहे हैं कहीं ना कहीं इनमें विवाद की स्थिति बनी हुई है। अपने कार्यकर्ताओं को, विधायक जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने अभी आपने देखा कि पूरी यूरिया को लुटवा दिया, और फिर कहते हैं कि हम पे जो है अपराध ना हो, हम पे प्रकरण दर्ज ना हो, कि कानून सबके लिए बराबर है। इस बात को मैं बहुत ही गंभीरता से बोलता हूँ, चाहे हम हों चाहे कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों। यदि आप अपने पद का दुरुपयोग करोगे, यदि आप कानून को किनारे रखकर काम करोगे, आप अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए कानून का उल्लंघन करोगे, तो निश्चित रूप से प्रकरण दर्ज होगा। तो इसलिए इस बात को हमको समझना चाहिए। नहीं, लेकिन हम अपने लोगों को लेकिन जो पत्र लिखा गया है उसमें यही कहा गया है कि भाई आप लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको पत्र लिखना पड़ा है सभी को। मेरा यही कहना है कि एक अधिकारी को दबाव डालने का काम ये कर रहे हैं कि अब हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, एक अधिकारी नहीं कि अब सभी अधिकारी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप हताशा की स्थिति में हो, आपके लोग जो हैं, आपके कार्यकर्ता जो हैं, आपके जनप्रतिनिधि जो हैं, वो गलत राह पकड़ रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए गलत राह पकड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से नुकसान हो गई, क्योंकि कहते हैं ना कि जड़ें कमजोर होने लगती हैं तो फिर टहनी अपने आप सूखने लगती हैं। तो कांग्रेस की जड़ें कमजोर होने लगी, इसलिए आप देख रहे हो कि इनका पूरा जो वृक्ष कभी हुआ करता था वो आज जो है धीरे धीरे सूखा हुआ वृक्ष हमको दिख रहा है जी। बिखर रही है कांग्रेस। और कारण यही है कि कोई भी काम यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है तो उसका विरोध करना और उसके बाद इस तरह के वो करना। मुझे लगता है कि उनको स्वयं को समझने की आवश्यकता है, अपने अंदर के सत्य को और अंदर के तत्व को जानने का। मैं आलोक जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आलोक जी एक सवाल है सिद्धार्थ जी का, यदि उसका भी जवाब दे दीजिए। बताइए। आपने जो बोला, चलिए मैं उस बात को मैंने पूरा सुना। हमारे आप लोग संवेदनशील मुख्यमंत्री बोलते हैं शिवराज सिंह जी को, और शिवराज सिंह जी एक मंच से बोलते हैं ये कलेक्टर समझ ले,
कल से तेरे को लाइन पे लगा दूंगा अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो। एक लोकतंत्र द्वारा चुने हुए या एक आईएएस या आईपीएस जो इतनी पढ़ाई करके आ रहा है और आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश को और एक मंच से आप धमका रहे हैं और लोकतंत्र की हम इज्जत करते हुए। सिद्धार्थ जी ये थोड़ा विषय थोड़ा इतर है जी, फिर भी आलोक जी भी इसका जवाब देना चाहिए। सरकार की जो हितैषी योजनाएं हैं, यदि उस पर कोई बट्टा लगाने की कोशिश करेगा तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा ना जी। इसको आप स्वीकार करते हैं कि वो कलेक्टर साहब बट्टा लगा रहे थे? जनता के हित में नहीं, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं ना, वो कलेक्टर साहब उसमें बट्टा लगा रहे थे? ऐसे कई अधिकारी पूरे प्रदेश में बट्टा लगा रहे हैं। मेरी बात को पकड़िए मत, जो मैं कह रहा हूँ पहले मुझे सुन। नहीं पकड़ेंगे इसलिए क्योंकि आपने बोला कि वो बट्टा लगा रहे थे, इसलिए मुख्यमंत्री ने बोला। आलोक जी की बात पूरी होने दीजिए, पहले बात खत्म हो जाने दीजिए। एक सरकारी योजना है, एक व्यक्ति ने वहां पर आकर शिकायत करी कि साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो उसको यदि उन्होंने वहां पर बोला है तो मेरे को लगता है इसमें कोई गलती नहीं की है। उसको ताकीद किया गया है कि आप ये इसकी पुनरावृत्ति ना होनी चाहिए। एक गांव जो है वहां का जो है सरपंच शिकायत कर रहा है जिसकी आप बात कर रहे हो, उसको लेकर उन्होंने ऐसा कहा, तो इसलिए श्रेष्ठ वक्ता बनने का प्रयास करे मेरा लगता है। नहीं तो ये सस्ती लोकप्रियता नहीं थी क्या मुख्यमंत्री की? हाँ जी, सस्ती लोकप्रियता नहीं थी मुख्यमंत्री की मंच से बोलना? उनको बाकायदा बुलाते, नोटिस देते, उनको बुलाते, सस्पेंड करते, आप क्या वो दिखाना चाहते थे? नहीं। अगर माननीय कमलनाथ जी ने एक मिनट सिद्धार्थ जी, ये मुख्यमंत्री का अपना एक तरीका है काम करने का, एक मुख्यमंत्री का अपना एक तरीका हो सकता है काम करने का। उनका जो जवाब है वो ले लेते हैं पुलिस वालों की जी। उन्होंने तो कॉलर पकड़ी है, धक्का दिया है, मारा है, तो ये सब चीजें मेरे को लगता है कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में अंदर झांके और उसके बाद कोई आरोप प्रत्यारोप करे। चलिए ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस डिबेट से जुड़ने के लिए। ब्रजगोपाल जी आपके पास आएंगे। एक छोटा सा सवाल हमें राकेश जी से पूछना, राकेश दुबे जी से पूछना, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपने इस तरह का देखा है, आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और आपने देखा है कि इस तरह से, जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने कहा कि मंच से ऐसा बोला गया, या कमलनाथ जी ने कभी इस तरह से पत्र लिखे हों, ऐसा कभी आपने देखा है क्या? ये पिछले 10 साल में ही देखने को मिल रहा है। मैं अपने 50 साल के अनुभव में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी भी अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री ने या पूर्व मुख्यमंत्री ने इस तरह की बात कही हो जी। अब तो लिखत पढ़त में हो रही है जी। ये जो आज चिट्ठी आई है इसमें तो लिखा हुआ सीधी सीधी धमकी है। और अगर शिवराज जी ने जैसा कहा है और जो मीडिया में आया है वो भी किसी धमकी से कम नहीं है जी। तो प्रशासनिक अधिकारियों का अपना एक दायरा होता है काम करने का, उनका एक सम्मान होता है, एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को चलाने में मुझे लग रहा है कि सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों असफल हैं जी। इन दोनों को इस पर विचार करना चाहिए कि प्रशासनिक मशीनरी प्रदेश में कैसे काम करे। आज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ के जिले महाराष्ट्र के बारामती से बहुत पीछे हैं। उन जिलों का उन्नयन और विकास कौन करेगा? वही प्रशासनिक मशीनरी करती है। अगर उस प्रशासनिक मशीनरी दबाव में या भय में या लोभ में काम करेगी तो प्रदेश का विकास संभव नहीं है। जी बिल्कुल, आपने कहा है कि विकास जरूरी है, जिलों का विकास जरूरी है, लेकिन जिस तरह से पत्र लिखे गए हैं उस पर भी ये है कि उसमें कंटेंट क्या है और मुद्दे क्या हैं, इन सबको भी साफ करना पड़ेगा। ब्रजगोपाल जी आपको आवाज आ रही है? जी, ये है कि जिस तरह से पत्र लिखे गए, कड़ी आपत्ति आपकी है, लेकिन सिद्धार्थ जी का कहना है कि यदि इस तरह से भेदभाव हो रहा है, जिलों में भेदभाव हो रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे जो उनके कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। जी, मैं तो आपसे व्यवहारिक बात कर रहा हूं जी कि वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहां अधिकारियों की त्रुटि हो रही है वो बताने के बजाय वो उन्हें धमकी देने का काम कर रहे हैं, इस पे हमारी आपत्ति है। पत्र लिखने पर आपत्ति नहीं है कि वो अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराएं कि फला जगह आपके काम करने में ये कमी रह गई है, और वो पत्र वो लिखें, वो किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, वो एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। परंतु क्या उनको ये अधिकार है कि वो आईएएस को, आईपीएस को, अधिकारियों को और कर्मचारियों को इस बात की धमकी दें कि कल हमारा है, परसों हमारा है, ये हम ये कर देंगे? अरे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस देश में जनता चुनती है और एक दायरा संविधान ने तय किया हुआ है कि विधायिका निर्णय करेगी। उस विधायिका के किए हुए निर्णय पर अमल करने का काम कार्यपालिका का है, उन अधिकारियों का है, उन कर्मचारियों का है। और यदि उसमें कोई कोताही होती है तो तीसरी व्यवस्था है हमारे यहाँ न्यायपालिका, और जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, वो उन कमियों को उजागर करता है जो आपका विभाग है, जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है। तो सवाल इस बात का है
कि यदि कमलनाथ जी सब जिम्मेवारी अपने आप पास रखना चाहते हैं, उसका मतलब हुआ कि उन्होंने विधायिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, उन्होंने कार्यपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया, उन्होंने पत्रकारिता पर भी लगाया और उन्होंने न्यायपालिका पर भी लगाया। इसका जवाब जब सब कुछ आप करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, यदि सभी आपको करना है तो ये व्यवस्था संविधान के विरुद्ध है कि आप अकेले सर्वोच्च हैं और केवल आपकी मंशा के अनुरूप करने के लिए न तो विधायिका है, न कार्यपालिका है, न न्यायपालिका है, न पत्रकारिता है। आपकी मंशा के अनुरूप चलने के लिए नहीं है, ये जनता की मंशा के अनुरूप चले, ये सरकार की जिम्मेवारी और सरकार वो काम कर रही है। जी, जवाब लेते हैं। सिद्धार्थ जी, एक सवाल यह है कि पत्र लिखा है कि जो नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे। हो सकता है आपके संज्ञान में इस तरह की कई जिलों की बातचीत हो, क्या कोई ऐसे वाकया हैं या ऐसी चीजें हैं जिनके आधार पर पत्र लिखा गया है? अमित जी, हमारे यहाँ एक विंग बनी है, आरटीआई विंग, उसमें 52 जिले में हम लोगों ने अध्यक्ष बनाए हुए हैं जी। और उनका एक ही काम है कि विगत 17 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या योजनाएं आई, उनको क्या कहाँ तक पहुंचाया, क्या फलीभूत हुई कि नहीं हुई, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, और जो लिस्टें बन रही हैं, वोटर लिस्ट बन रही हैं, उसके अंदर कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं, कहाँ कहाँ पे गड़बड़ियां हुई हैं। तो उसमें बहुत मतलब व्यापक पैमाने पे उसके अंदर है ना भ्रष्टाचार और सारी चीजें आई। जब उन सबको देखा गया तो उसमें मालूम चला अंदर से कि इसमें बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं या विधायक हैं या ऊपर से दबाव है अधिकारियों के ऊपर कि आप जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहा है उसका उस एरिया का आप क्रमांक बदल के, बूथ क्रमांक बदल के उसको दूर करिएगा। तो इस प्रकार की जब हमारे पास कंप्लेंटें आई, बाकायदा टोल फ्री नंबर पे आई, बाकायदा उसके साक्ष्य आए, कागज आए, तब माननीय कमलनाथ जी ने ये बोला। और आप देखिए संविधान के अंदर आज कोई भी आम नागरिक या आम जनता हो, अगर उसको कोई परेशानी होती है तो वो भी एक आवेदन बना के कलेक्टर को देता है या अपनी नाराजगी व्यक्त करता है या एसपी को देता है। और किसको देगा वो बताइए? जब मुख्यमंत्री को संज्ञान में पहले लाया गया, उनको बाकायदा ज्ञापन दिया गया विधानसभा में इसके ऊपर, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी दिया, उस समय पे जब चुनाव चल रहा था चुनाव आयोग में दिया, सारी चीजें की, जब कहीं सुनवाई नहीं की गई तब जाके माननीय कमलनाथ जी ने ये स्टेप उठाया। क्यों उठाया? उसके पीछे 17 साल से आपकी सरकार है। आज जितने प्रशासनिक लोग हैं उन पे दबाव बना के उनके ऊपर आपने भाजपा का बिल्ला लगा दिया और पट्टा पहना दिया है। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि एक बहुत संवेदनशील बात है, इंदौर के अंदर एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है और एक दीक्षांत समारोह के अंदर, और हमारे महामहिम जाते हैं और उनको भी आप भारतीय जनता पार्टी का मफलर पहना देते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस प्रकार से नहीं चलेगा, इसलिए माननीय कमलनाथ जी ने ये बात बोली है। चलिए, आपने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। राकेश जी, जिस तरह से आपने अभी सुना कि आपने कहा कि डेवलपमेंट जो होता है प्रशासनिक अधिकारी करते हैं जिलों के, मध्य प्रदेश की स्थिति कई मायनों में कई जिले बहुत पीछे हैं, तो लगता है कि इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स, जैसे उन्होंने कहा कि मंच से शिवराज सिंह चौहान भी कलेक्टर को या अधिकारियों को कुछ कह रहे हैं और यहां पर कमलनाथ ने भी चिट्ठी लिख दी है, तो इसका असर विकास के कार्यों पर पड़ेगा या उनको लगेगा कि भाई अपनी नौकरी बचानी है तो फिर आराम से रहें? बिल्कुल, इसका असर विकास के उस पर पड़ता है। विकास का जो एक डेवलपमेंट प्लान होता है वो सरकार और प्रतिपक्ष सब मिलकर विधानसभा में तय करते हैं और उसके अनुसार जो है विकास का काम होना चाहिए। लेकिन अगर अधिकारी इस पक्ष में या उस पक्ष के हिसाब से सोचकर काम करेंगे तो विकास नहीं होगा, विनाश होगा। अभी भी हम देखें तो पिछले 17 साल का सारा इतिहास उठाकर देख लें तो विकास का जो पैमाना है, पैरामीटर किसी दूसरे राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। और इन सबको मिलकर, दोनों को, पक्ष को और प्रतिपक्ष को मिलकर प्रशासनिक मशीनरी को कस के रखना चाहिए। इस समय प्रशासनिक मशीनरी कसावट में नहीं है, उसके कारण प्रदेश के विकास के मापदंड पीछे होते जा रहे हैं। रहा सवाल आज जिस मुद्दे को लेकर कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखी गई है, मैं ये अभूतपूर्व किस्म का पत्र व्यवहार मानता हूं। इसके पहले कभी नहीं हुआ कि किसी नेता प्रतिपक्ष ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या अन्य छोटे दलों का हो, सीधे कलेक्टर के साथ पत्र व्यवहार नहीं किया। उन्होंने अपना पत्र व्यवहार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से ही खास तौर पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मामले में किया है। और जो आशंकाएं कांग्रेस को हैं वो मैं नहीं कहता कि वो निर्मूल है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ही। उस गड़बड़ी को दूर करने का काम प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का है। जी राकेश जी, इसमें और यह है कि उन्होंने जो पत्र लिखा है वो पूर्व मुख्यमंत्री और ये कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष
जबकि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है। उस हैसियत से उन्होंने लिखा है, पत्र लिखा है। जी लोया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बताएं इसमें एक चीज और, ये बताएं कि इसमें इस तरह के पत्राचार या शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इस तरह से मंच से बोलना पड़ रहा है, तो आखिर क्या ऐसा चल रहा है जिनको जो काम ठीक नहीं हो रहे हैं या पत्र लिखने की भी जरूरत पड़ रही है, उनको मंच से भी कहना पड़ रहा है, तो बेलगाम ब्यूरोक्रेसी की बात बार बार होती रहती है? नहीं, देखिए मैं आपको दो अलग अलग बातें, पहले तो आपके प्रश्न का जवाब दे दूं जी। कि आपने कहा है कि शिवराज जी को यह कहना पड़ता है, तो जो हमारा अमला है वो दो तरह का है, एक ऑफिस में काम करने वाला, एक हम कहते हैं जो ग्राउंड पोस्टिंग कहलाती है। जो ग्राउंड पोस्टिंग है उनको सरकार की जो गति है उस गति के साथ चलना पड़ेगा, उस गति से वो पीछे नहीं हो सकते। जैसे सरकार ने टास्क तय कर दिया कि हमें 30 दिनों के अंदर ये काम पूरा करना है, तो अब वो अमले को उसके साथ चलना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री हमेशा बार बार वही कहते हैं कि आप सरकार की गति के साथ चलिए, अन्यथा आपको यहां से हटा दिया जाएगा। वो किसी के साथ दुर्व्यवहार की बात नहीं है। दूसरी बात जो अभी राकेश जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में पिछले 17 वर्षों में वैसा परिवर्तन नहीं हुआ जैसा दूसरे राज्यों में हुआ था, मैं थोड़ा इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि आप समझिए 2003 में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य था, मध्य प्रदेश में नक्सलियों की समस्या थी, मध्य प्रदेश में दस्युओं की समस्या थी। हमने इस मध्य प्रदेश की छवि को भी बदलने का काम किया है, मध्य प्रदेश की समस्याओं को समाप्त करने का काम किया है। आज देखिए 2003 में मध्य प्रदेश ऊर्जा संकट से गुजर रहा था, आज 2022 में जब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है, हमारे पास लैंड बैंक, 10,000 गाँव में बिजली नहीं है, झूठ नहीं परोसे आप। नहीं आप मध्य प्रदेश बोल के आए, फिर आपने बोला विकसित मध्य प्रदेश, फिर बोला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। कितना आत्मनिर्भर करेंगे? आज जनता पाईमान कर रही है और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। 10,000 गाँव में बिजली नहीं है, 10,000 गाँव में बिजली नहीं है, 35,000 किलोमीटर की रोड है, 10 गांव के नाम अरे 35, अरे आपके ऊर्जा मंत्री खुद नंगे पैर घूम रहे हैं, ऊर्जा मंत्री नंगे पैर घूम रहे हैं, ऊर्जा मंत्री के बंगले के बाहर, ऊर्जा मंत्री के बंगले के बाहर आज विद्युत कर्मी बैठे हुए हैं, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। तुम्हें चुनौती देता अरे हूं, आज 10 गांव के नाम भोपाल की पोजीशन बता रहा हूँ आपको, भोपाल की पोजीशन, भोपाल में 8 दिन 2 घंटे की लाइट गायब रहती है। ये राजधानी है, राजधानी में लाइट गायब रहती है और आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। ये विकसित मध्य प्रदेश बोलकर आए, आप निर्भर बोला, चुनौती देता हूँ कि या तो इस तरह सोलिन मध्य प्रदेश बोला, कितना झूठ बोलेंगे? 10 गांव के नाम बताओ, 10 गांव के 3,25,000 करोड़ के कर्जे में लेके आ गए मध्य प्रदेश को और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। बैंक बंद करो सिद्धार्थ जी, अरे आप झूठ बोल रहे हैं, 25,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं, 25,000 झूठी घोषणाएं। संवेदनहीन मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी, सुबह सुबह हेलीकॉप्टर उठाते हैं और 7 दिन उनको गौरव दे देती है, एक गौरव दे देती है नारियल का, जिधर लैंड होता है वहीं पर नारियल फोड़ देते हैं। 25,000 झूठी घोषणाएं, 60% जो केंद्र से राशि आती है 3 साल से आप ले नहीं पाए। बेरोजगारी में नंबर 1, बाल अपराध में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, 287 करोड़ की चिट्ठी खा गए, पोषण आहार खा गए, इसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी एक मिनट 10 सेकंड लोया साहब बात पूरी करें, फिर सिद्धार्थ जी को जवाब देने देंगे। जी मैं सिर्फ 10 सेकंड में एक बात कह रहा हूं कि सिद्धार्थ राजावत जी ने कहा कि 10,000 गांव में लाइट नहीं है, मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं कि 10 गांव के नाम बताएं। शेष डिबेट में मैं नहीं बोलूंगा, वही बोला 10 गांव के नाम बताएं। आपको डिटेल भेज दूंगा मैं, आपके ऊर्जा मंत्री ने बोला ये बात। चलिए कल डिटेल मिल जाएंगे, लेकिन क्यों टीवी पर क्यों बैठते हैं? यदि आप आरोप लगाने के पहले तय करें। अरे मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा, अरे लिस्ट भेज दूंगा, टीवी पे बैठता हूं, इसलिए मेरे पास पूरी जानकारी है और प्रूफ के साथ बोल रहा हूं मैं, प्रूफ के साथ जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं अमित जी के सामने। जिन्हें 10,000 में से मैं 10 पूछे, तुमने 10,000 कहा, मैंने 10 मांगे। 10,000 लोया जी इन्होंने कहा है कि आपको पूरे गांव के नाम दिए जाएंगे और डिबेट का वक्त अब पूरा हो चला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि होमवर्क तो कर लो, होमवर्क पूरा करा हुआ है, तभी आए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगली सरकार किसकी बनेगी, ये कोई ये पत्र तय नहीं करेंगे अगली सरकार किसकी बनेगी, पत्र से तय नहीं करेंगे। क्या होगा जनता तय करेगी सरकार किसकी बनेगी 2023 की। काम दोनों पार्टियों को करना होगा, विपक्ष को तय करना पड़ेगा कि उनके असली मुद्दे क्या हैं, जनता के लिए हैं। प्रशासनिक अधिकारी चुनाव नहीं जिता सकते, ये बात तो बिल्कुल तय है। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।